नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का 18 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए, राज्यपाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको राज्यपाल वाला स्पीडी करंट में मैंने कराया हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है। अगर बात करें हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष है, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है और श्री बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। अगर बात करें कुछ प्रमुख राज्यों को राज्यपाल के, तो देख लीजिए बिहार के जो अभी वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन है। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है। असम के जगदीश मुखी है। केरल के आरिफ मोहम्मद खान। ये पुराना करंट अफेयर 2019 वाला, इसको भूल जाइएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और राजस्थान के कलराज मिश्र है, ये भी जो चेंज हो चुका है, इसको भी छोड़ देते हैं। झारखंड की बात करें, ये तीनों शायद लग रहा है पुराना वाला, इसको छोड़ देते हैं। बाकी स्पीडी का मैंने कराया हुआ, जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक डाउन शब्द किस खेल से संबंधित है। आइस हॉकी से संबंधित है। पक डाउन शब्द आइस हॉकी से संबंधित है। पक शब्द मुख्य रूप से आइस हॉकी खेल से संबंधित है, जहां यह खेल में इस्तेमाल होने वाली चपटी गोल रबर की डिस्क होता है, जिसे स्टिक से मारकर गोल किया जाता है। लेकिन पक आउट जैसे शब्द फील्ड हॉकी में इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब खेल से बाहर हो जाना होता है। अगर बात करें क्रिकेट में LBW, गूगली, हैट्रिक, ओवर, ये सभी जो है क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल में ऑफ साइड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ये सभी प्रयोग किया जाता है। गोल हॉकी में बुली, पेनल्टी कॉर्नर, स्कूप, ये सभी होता है। टेनिस में बात करें तो स्मैश, ड्यूस और सर्विस होता है। वॉलीबॉल में, शतरंज की बात करें तो चेकमेट, गैम्बिट, कैसलिंग जैसे शब्द शामिल होते हैं, जो खेल को समझने और खेलने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली किया जाता है। और कथकली किस राज्य का है, केरल का है। कथकली भारत का वह शास्त्रीय नृत्य जो पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष कलाकार महिला पात्रों का अभिनय भी करती है। इसके अलावा दुमहाल और कच्छी घोड़ी जैसे लोक नृत्य भी जो केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में कथकली प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीता है। फील्ड हॉकी में जीता है। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक हॉकी पुरुष में जीता है, खासकर 8 स्वर्ण पदक के साथ, जो 1928 से 1980 के बीच आए। हॉकी के बाद कुश्ती और अन्य खेल जैसे निशानेबाजी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में भी भारत को सफलता मिला है, लेकिन हॉकी का दबदबा सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करना था। बाद में इसे 2014 में भंग करके इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसका आयोजन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए पर्यावरणीय चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रिपल एक्सेल किस खेल से संबंधित है। फिगर स्केटिंग से संबंधित है। फिगर स्केटिंग एक कलात्मक खेल है, जिसमें स्केटर बर्फ पर आइस स्केट पहनकर संगीत के साथ कूदना, घूमना और जटिल फुटवर्क जैसे करतब दिखाते हैं, जिसमें एकल, युगल या आइस डांसिंग के रूप में व्यक्तिगत टीमों में किया जाए। और यह शीतकालीन ओलंपिक खेल का एक लोकप्रिय हिस्सा है, जिसे जज कलात्मक और तकनीकी कौशल के आधार पर अंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। क्रिस्टोफर लक्सोन है। वर्तमान प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता क्रिस्टोफर लक्सन ने 27 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री अनौपचारिक रूप से संक्षिप्त रूप में PM सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्लीकट्टू किस राज्य का त्यौहार? सभी को पता है तमिलनाडु का यह त्यौहार हो जाएगा। जल्लीकट्टू भारत के तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक और सांस्कृतिक खेल या त्यौहार है जो मुख्य रूप से जनवरी में पोंगल उत्सव के दौरान मनाया है, जिसमें लोग बैल को काबू करने की कोशिश करते हैं और ये उनकी बहादुरी और तमिल विरासत का प्रतीक है। अगर बात करें प्रमुख त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य की, जो आगे की शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा संबंधित राज्यों में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में भगवान गणेश के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में फसल उत्सव या राजा महाबली की वापसी के लिए मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में फसल कटाई के उत्सव के दौरान मनाया जाता है। बिहू जो असम में फसल और नव वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार, झारखंड जैसे में सूर्य देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार गुजरात, महाराष्ट्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों को लिए मनाया जाता है। बैसाखी और लोहड़ी पंजाब, हरियाणा में फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। होली का त्यौहार उत्तर भारत में रंगों का त्यौहार, वसंत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दिवाली पूरे भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पूरे भारत में भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फितर, बकरीद पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्यौहार है। क्रिसमस पूरे भारत में ईसाई समुदाय का त्यौहार है। लोसर की बात करो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु बैलों से जुड़ा हुआ पारंपरिक खेल त्यौहार है। अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या देवी के मासिक धर्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार में उत्तराखंड में हरेला पर्व वृक्षारोपण हरियाली का प्रतीक है। राजस्थान में पुष्कर मेला ऊँटों के मेला और सांस्कृतिक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन दो भूभाग को जोड़ता है? उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। अगर बात करें भौगोलिक रूप से, विंध्याचल पर्वतमाला मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक प्राकृतिक विभाजक है। विभाजक का काम करता है, जो मध्य भारत से होकर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है और ऐतिहासिक रूप से उत्तर व दक्षिण भारत को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश का संस्थापक था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, इसने 3री शताब्दी ईस्वी में लगभग 250 से 270 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखा है और दक्कन क्षेत्र में इसकी शुरुआत किया है, जो बाद में प्रवर सेन प्रथम जैसे शासकों के अधीन एक शक्तिशाली साम्राज्य बना है। अगर बात करें प्रमुख राजवंश उनके संस्थापक में, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हो जाएगा। इसके अलावा गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक राजा राज और राजेंद्र चोल महान शासक हो जाएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक विभिन्न शाखाएं जैसे कल्याणी का चालुक हो जाएगा। पल्लव वंश जो है दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। पांड्य वंश तमिलनाडु की प्रमुख शक्ति है। और इसके अलावा बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलूल लोदी हो जाएगा। इसके अलावा मुगल साम्राज्य में बात करें तो बाबर हो जाएगा मुगल वंश का संस्थापक। महान शासक अकबर, शाहजहां, औरंगजेब हो जाएगा। हर्षवर्धन जो उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शासक था। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया है और इसके तहत कई नए धारा जैसे सामुदायिक सेवा के लिए धारा 4, हिट एंड रन के लिए धारा 106(2) में बदलाव जोड़ा गया है। साथ ही राजद्रोह जैसी धाराओं को हटाया गया या बदला गया, जिसमें आपराधिक कानून में व्यापक सुधार किया गया, लेकिन यह मुख्य रूप से आईपीसी की जगह लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राजीव कुमार थे। और वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? भगवान कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। अगर बात करें मणिपुर प्रमुख रूप से नृत्य, मणिपुरी नृत्य है मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, जो वैष्णव धर्म विशेषकर राधा कृष्ण की पूजा की परंपरा से जुड़ा हुआ है। और इस नृत्य में रास लीला के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। मणिपुर का सांस्कृतिक निर्माणकारी धर्म भी वैष्णव धर्म है, जिसमें कृष्ण और राधा की पूजा प्रमुख है, जैसे कि श्री गोविंद जी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जिसमें राज्यों की परिषद भी कहते हैं। और ये एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, जिसमें राज्यों के शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। और इसके प्रदेश सभापति भारत के उपराष्ट्रपति है। अगर बात करें इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, देखिए राज्यसभा जो है आपको 3 ट्रिक से याद रखना है सरला। जैसे बात करें तो संसद का उल्लेख कितने में है? अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों के उम्र के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं बात करें लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति राज्यपाल सभी के लिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। इसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा के तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णित है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना था। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी समस्या कृषि क्षेत्र का विकास और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली और कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ताकि खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो और पूंजी की कमी को दूर किया जा सके। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई हो जाएगा। भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 था, जिसमें भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 था, जो कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। चौथी जो जिसे योजना अवकाश कहा जाता है, ये 66 से 69 तक था। युद्ध और सूखे कारण योजना रुका था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 था। स्थिरता के साथ विकास और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक था। आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था और ये मात्र 4 साल चला था। रोलिंग प्लान जो 1978 से 80 तक था, जो अनिश्चितता के कारण था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन इस पर केंद्र था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 था, जिसमें रोजगार, उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। वार्षिक योजना की बात करें 1990 से 92 था, जिसमें आर्थिक सुधारों का दौर था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की शुरुआत और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 था, गरीबी कम करना और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक था, तीव्र और समावेशी विकास था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था, सतत, तीव्र और समावेशी विकास था और ये अंतिम योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? अभी जस्ट हमने की है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण, विशेषकर भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना था, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना और आर्थिक असमानताओं को कम करना था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश और विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ाया गया था। लेकिन इससे मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा संकट जैसी चुनौतियां भी आया था। और पहली
पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है, इसलिए याद रखिएगा। और मैंने आज ही पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया है, जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85(2) के तहत प्रदान करता है। और लगभग बात करें स्टैटिक जीके से 20 से 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और स्टैटिक जीके मैंने मैराथन वीडियो जो ऐड कर दिया है आपके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, आप स्टैटिक जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के खंड 2B के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह शक्ति हुए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यह विघटन लोकसभा के कार्यकाल 5 साल की समाप्ति पर या उससे पहले हो सकता है, जिसे नए चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा भंग करते हैं अनुच्छेद 74 के अनुसार। अगर बात करें परिणाम में, तो लोकसभा का विघटन होने पर सदन का जीवन समाप्त हो जाता है और नए चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ईगल शब्द मुख्य रूप से गोल्फ खेल से संबंधित, जहाँ इसका मतलब किसी एक होल पर पार या से 2 स्ट्रोक कम स्कोर करना होता है, जिसे पार 5 होल पर 3 स्ट्रोक में पूरा करना या बडी और अल्बाट्रॉस जैसे अन्य गोल्फ शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, और यह खिलाड़ी के अच्छे कौशल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें भारत के महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 फर्स्ट के तहत किया जाता है, और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर के अनुसार पद पर धारण रहते हैं। यह नियुक्ति सरकार की सलाह पर होता है, और महान्यायाधीश भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कुल जनसंख्या कितना था? 1.21 अरब हो जाएगा। वहीं पुरुष की जनसंख्या 623.7 मिलियन हो जाएगा, जो 51.54% है। महिला 586.5 मिलियन, जो 48.46% हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 तक 17.64% था। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 940 या 943 महिलाएं हो जाएगा, यानी कुछ स्रोतों के अनुसार 943 एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए 943 याद रखिएगा। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में कितना था? 1000 पुरुषों पर 919 हो जाएगा, कभी कभी 914 दिया जाता है, ठीक है। साक्षरता दर 74.04% हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, वही महिला जो है 65.46% हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनसंख्या की विशेषता की बात करें तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग 200 मिलियन लोग हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या 833 मिलियन, लगभग 68.84%। शहरी जनसंख्या 370 मिलियन। प्रवासी की बात करें 453.6 मिलियन, यानी 37.8%। धर्म की बात करें तो हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%। जनगणना की प्रक्रिया की बात करें, चरण फर्स्ट जो है मकान सूचीकरण आवास जनगणना अप्रैल सितंबर 2010 में हुआ था। चरण 2 में जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2011 को, पुनरीक्षण और दौर 1 से 5 मार्च 2011 तक हुआ था। इसका शुभांकर की बात करें तो एक एनिमेटेड महिला जनगणना कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करती हुई बताया गया है। नारे की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना था। इसने शहरीकरण के रुझानों और घरेलू सुविधा जैसे पानी, बिजली, शौचालय पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किया है। तो ये सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग इसमें कुछ प्रश्न पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, उन सभी का कंपाइलेशन करके आप तीनों शिफ्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो ऐड कर दिए, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज की है, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते
सकते हैं, इसलिए जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। अभी आपको दिल्ली पुलिस का एनालिसिस वाला मॉक भी मिल जाएगा, जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, आपको वही स्कोर बढ़ाएगा, इसलिए जाके प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का PDF क्यूज सारा अपडेट मिलता रहता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।